हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता आलोक वत्स और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। मैं सबसे पहला रुख सुनील जी आपका ही करूंगी, क्योंकि जिस तरह से आज शपथ ग्रहण हुआ है और ये तस्वीरें जो देखी गई हैं भव्य कार्यक्रम की, सुबह से ही पूरी तैयारियां चल रही थी। हर किसी को इंतजार था कि 4 बजे और वो शपथ ग्रहण की तस्वीरें देखी जाए। फिलहाल अब मंत्रियों ने शपथ भी ले ली है। अब विभागों को लेकर जो जंग होगी या फिर जो डिस्कशन होगा उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, जो 2 हफ्ते से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो चल रहा था, इतने बड़े बहुमत के बाद बार बार एक बार तो शायद डेट चेंज हुई है, बार बार दिल्ली बुलाना योगी जी का, ये सब कयास लगाए भी जा रहे थे। मंत्रिमंडल में वो दिखता भी है कि जिन बिंदुओं को लेकर के नाराजगी थी, तो मैंने उस दिन भी कहा था जब धामी साहब का फैसला हुआ था कि अब मौर्य जी उप मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे, क्योंकि ये संदेश देने का बीजेपी ने प्रयास किया था कि हारे हुए प्रत्याशी को हम पदों पे आसीन कर सकते हैं। और जिस तरीके से ये भी शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि जो हमारा है वो हमारा है, हारे या जीते। सुनील जी, मैं आपके पास लौटूंगी, आपको बीच में रोकना चाहूंगी। बीजेपी नेता आलोक वत्स जी के पास जाऊंगी। आलोक जी, आज तमाम कद्दावर नेता उस मंच पर दिखे जहां पर शपथ ग्रहण हो रहा था और ये तस्वीरें वाकई में भव्य थी, क्योंकि हर कोई व्यक्ति और एकाना स्टेडियम में भारी भीड़ देखी गई ये कार्यक्रम को देखने के लिए। फिलहाल अब क्या कुछ कहिएगा, क्योंकि आगे की रणनीति यहाँ से बनाना शुरू की जाएगी? देखिए, ये स्पष्ट है कि जनता ने हमें आंखों पर बिठाया है, तो जनता के मन में इस समारोह में शिरकत करने के लिए बहुत लालसा थी। पूरे उत्तर प्रदेश से क्या, हिंदुस्तान के कोने कोने से, उत्तर प्रदेश के तो लगभग हर डिस्ट्रिक्ट से लोग वहाँ पहुँचे हैं और जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो आप टेलीविज़न पर सुबह से ही देख रही हैं। और स्वाभाविक है, जब सबसे बड़े राज्य में इस तरीके का बहुमत, प्रचंड बहुमत से वापसी होगी, तो पूरे देश के हमारे जो तमाम बड़े नेता हैं उनका भी शिरकत करना स्वाभाविक है। और वो सब ने शिरकत किया। और जिस तरीके का मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, लगभग जिस तरीके का मोदी जी ने सेंटर में जब रिशफलिंग किया था, तो हिंदुस्तान के हर कोने से, हर वर्ग से रिप्रेजेंटेशन देने की कवायद की थी और दिया भी था। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिले से और हर जाति से और हर धर्म से लोगों को लेकर और कुछ पुराने लोगों को रिटायर करके एक नई परंपरा हमारे यहाँ बिहार इलेक्शन के बाद चली है कि पुराने लोगों को रिटायर कर नए लोगों को इनिंग्स दिया जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार में भी डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को बदल दिया गया, वहाँ पर रेणु देवी आई और उसके बाद एक दूसरा डिप्टी सीएम भी लाए गए और नंद किशोर यादव वगैरह जो तगड़े नेता थे उनको जब तक रेस्ट दे दिया गया। उसी तरीके की कवायद इस बार भी यहाँ हुई है। जो बहुत पुराने लोग थे उनको हम लोगों ने अभी देकर और नए चेहरों को, यंग टर्क्स को हमने आगे लाने की कोशिश की है। और हमें उम्मीद है कि फर्स्ट टर्म में तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा था, इस टर्म में उसकी पूर्णाहुति होगी, उस काम को पूरा किया जाएगा जिससे लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट होगा, बेरोजगारी दूर होगी और प्रदेश प्रगति के मार्ग पर और आगे बढ़ेगा। चलिए, आप बने रहिए। एक बार फिर से मैं सुनील जी आपके पास आना चाहूंगी। सुनील जी, हम बात कर रहे थे अब विभागों को लेकर, और अब ये समझा जा सकता है कि विभागों को लेकर एक बहस देखी जा सकती है। सुनील जी? नहीं, बिल्कुल कयास लगाए जाएंगे किसको क्या विभाग मिले, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि राजनीति में दखल और जो बड़े चेहरे की जो होते हैं, मुझे लगता है विभाग के माध्यम से ही वो अपने जनता को या अपने समर्थकों को जो माहौल क्रिएट करते हैं क्षेत्र में जाकर के, और निश्चित तौर से ये भी कह सकते हैं कि जिसको ज़्यादा अनुभव है उसी हिसाब से उनको वो विभाग मिलता भी है। लेकिन राजनीति में कम ऐसा देखने को मिलता है और बीजेपी में जहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि ऐसी कुछ चीज़ों को ध्यान दिया जाता है। जैसे आज हम कैबिनेट, जो 16 लोगों की कैबिनेट बनाई है, उसमें 8 मुझे लगता है नए चेहरे हैं और 8 पुराने चेहरे हैं। ये स्वतंत्र प्रभार की भी बात की जाए तो लगभग या उन राज्य मंत्री की बात की जाए तो मैं कह सकता हूँ इसमें लगभग 50% के आसपास इन्होंने अपना पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया है। तो पहले भी मैं कह रहा था कि 24 के आसपास पुराने मंत्री रखे जाएंगे, जो 80 के आसपास, 87 के आसपास जो नए विधायक आए उनमें उनको मिलेगा। 23 ऐसे उसमें से MLA थे जो 2017 में जो सीटें हारी थी,
बीजेपी, उनमें से 23 ऐसे थे जो दोबारा पुनः जीते हैं, उनमें से उनको मिलेगा। और तमाम ऐसी चीज़ें इस मंत्रिमंडल में देखने को मिली हैं। और जो 2024 की बार बार हम जिक्र कर रहे थे कि 2024 का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाएगा, और किस तरीके से जातिगत और धार्मिक तरीके से जो मैनेजमेंट किया जाता है पॉलिटिकली, जो बीजेपी करती है, वो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ अच्छे से कि सारी चीज़ों का ध्यान इस मंत्रिमंडल में रखा गया है। डॉक्टर सुधा मिश्रा, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। डॉक्टर सुधा, आज योगी गवर्नमेंट 2.0 की शुरुआत हो गई, शपथ ग्रहण हो चुका है और एक नए कार्यकाल की शुरुआत हो रही है। आज से एक नई तस्वीर बनाई जाएगी, क्या कुछ कहिएगा? जी, सबसे पहले मैं आपके जनतंत्र टीवी के माध्यम से समस्त उत्तर प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं देती हूँ कि जिस विश्वास और जिस जनादेश के आधार पे सरकार चुनी गई है, उनके समस्त जितनी उम्मीदें हैं सब पूरी हों, और हर उम्मीद को पूरा करने के लिए राज्य सरकार जिस तरह से कृत संकल्प होती है उस तरह से कार्य हों। और इतने कम मैं चाहती, बस विपक्ष में होने के नाते भी ये चाहती हूँ कि हमारे पास विपक्ष में पूछने के लिए कुछ ना हो। मैं तो उम्मीद ये करूंगी, क्योंकि हर प्रदेश की जनता को आगे बढ़ने, विकास के रास्ते पे जाने के लिए, क्योंकि चुनाव जब होते हैं तो लोगों की उम्मीदें बहुत होती हैं। तो जनादेश मिला है, बहुत अच्छा जनादेश मिला है। मैं चाहती हूँ कि हमारे पास प्रश्न कम रहे, मुद्दे कम रहे, सरकार इतना बेहतर कार्य करे, क्योंकि जनता के हित में ही कार्य होना सबसे जरूरी है। और आज के दिवस में मैं समस्त उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को, जितने भी जनता है, सबको शुभकामनाएं देती हूँ और उनकी हर उम्मीदों को पूरा होने की भगवान से आकांक्षा भी करती हूँ। और पूरी उम्मीद है कि सरकार जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह को इतना भव्य बना रही है, वैसे ही विकास, रोजगार और जितने जनता के मुद्दे हैं जो उनको तरक्की के आगे रास्ते में कहीं ना कहीं बाधक बनते हैं, उन सबको आज के भव्य समारोह की तरह पूरा करने की कोशिश करेगी। महंगाई, रोजगार, विकास, सब मुद्दे ऐसे ही बेहतर हों, इसकी उम्मीद है मुझे आज के इस समारोह को देख के। हम इस बार देख रहे हैं कि बीजेपी युवाओं और महिलाओं को ज्यादा मौका दे रही है और देखा जाए तो काफी अच्छी रणनीति भी तैयार की जा रही है। उत्तराखंड को देख लें या फिर अब हम उत्तर प्रदेश को देख लें कि हारे हुए नेता को जिताना, हार के बाद उसकी जीत ही समझ लीजिए जब पद वापस मिल जाता है। तो ऐसे में अगर हम ये रणनीति समझने की कोशिश करें कि किस तरह से देख सकते हैं? यही तो समझना पड़ेगा, यही तो राजनीति है कि क्या पता। और ये बिल्कुल ये बात है कि इतना भरोसा राजनेताओं को होना चाहिए, इतना पॉजिटिव विश्वास रहना चाहिए पार्टी के प्रति। पार्टी कभी किसी के खिलाफ नहीं होती, लेकिन धैर्य जिसके पास है, मुझे लगता है कि उसी को इनाम मिलती है। अब जैसे मौर्य साहब को लेकर के देखा जाए, तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि मौर्य जी उप मुख्यमंत्री नहीं होंगे। मुझे नहीं लगता कि एक बयान भी मौर्य जी की तरफ से कोई ऐसा आया हो जहां पार्टी को आहत किया हो या पार्टी के नेताओं को आहत किया हो। तो धैर्य जब रखा जाता है और शीर्ष नेतृत्व पर जब भरोसा और विश्वास रहता है, तो मुझे लगता है कि ज़रूर उसकी इनाम मिलती है। और जो मंत्रिमंडल का विस्तार अभी बहुत ऑपरेशन होगा उत्तर प्रदेश में, जैसे स्वतंत्र देव जी अब मंत्रिमंडल में चले गए हैं, संगठन का पूरा विस्तार होगा। संगठन में कौन लोग आ जाएंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ये कयास लगाए जा रहे थे, योगी जी की तरफ से रखा गया था, 2 नाम भी उसमें दिए गए थे कि यदि स्वतंत्र देव जी उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो इनका नाम चर्चा पे हो। वो उप मुख्यमंत्री के नाम से की रेस से निकल गए। अब उनको कैबिनेट मंत्री के बाद कौन सा मंत्रालय उनको मिलेगा, दूसरा प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, और जो संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, क्या वो भी बदले जाएंगे? क्योंकि पिछली बार लोकसभा के बाद ये चर्चाएं हो रही थी कि संगठन महामंत्री बदले जाएंगे, क्योंकि कई प्रदेशों के संगठन महामंत्री बदले भी गए हैं। तो क्या ऐसी तमाम, मुझे लगता है कि अभी और ऑपरेशन 2024 से पहले होगा, और संगठन का कैसे विस्तार होगा, उसमें भी संगठन में जातिगत किस तरीके के चेहरे रखे जाएंगे कि उनका प्रभाव 2024 के चुनाव में रहे। तो अभी इतनी जल्दी आसानी से शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश को छोड़ने वाला नहीं है। मुझे जहां तक लगता है कि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उत्तर प्रदेश में अभी बाकी हैं। केवल आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, वो जो चर्चाएं थी वो खत्म हो गई हैं। अब कल से या आज शाम से ही चर्चाएं शुरू हो जाएगी, किसको कौन सा बड़ा मंत्रिमंडल दिया जाएगा, किस तरीके से शासन में दखल रखी जाएगी तमाम। फिर उसके बाद जब मंत्रिमंडल में विभाग मिल जाएंगे तो फिर ब्यूरोक्रेसी का आएगा कि कौन किसका प्रमुख सचिव होगा, कौन किसका विशेष सचिव होगा। फिर एक लिस्ट आएगी निकल के कि सरकार बदलने के बाद तमाम आईएएसओं की इधर से उधर किए जाते हैं। मुझे लगता है वो लिस्ट बन के तैयार भी हो गई है, क्योंकि तमाम ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार आते आते रह गई और बहुत सारे आईएएस ऐसे थे और आईपीएस थे जो खुल के समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे थे।
अखिलेश यादव मुलायम सिंह के घर की स्थिति आप देखिए कि वहाँ भी पुताई रंगाई स्टार्ट हो गई थी। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं, मुझे लगता है उस पर भी चीफ सेक्रेटरी मंथन किए हुए थे। और जहाँ तक मेरे सूत्र बताते हैं कि एक लंबी लिस्ट तैयार की गई है। क्या वो केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे या उनको ऐसे विभाग दिए जाएंगे जहाँ ना के बराबर काम होता है या जिनका दखल प्रशासन में नहीं होता है, प्रशासन में नहीं होता है। तो अब आप बड़ी कवायद उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं कि चीफ सेक्रेटरी ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे। क्या चीफ सेक्रेटरी हटा करके दोबारा किसी और को चीफ सेक्रेटरी लाया जाएगा, ये इनको कहीं और शिफ्ट किया जाएगा? क्योंकि जहाँ तक मेरे सूत्र बताते हैं कि जब चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति के बाद 2 दिन तक इन्हीं चीफ सेक्रेटरी ने योगी जी का फ़ोन नहीं उठाया था, उससे मुख्यमंत्री जी को बड़ा पीड़ा हुई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अचानक आचार संहिता से पहले चीफ सेक्रेटरी को बदल करके चीफ सेक्रेटरी लेके आना, कहीं न कहीं ये भी रणनीति थी कि या कहीं सीटें कम रह जाती हैं या मुख्यमंत्री बतौर कोई चेहरा ऐसा लाया जा सकता है, उसमें चीफ सेक्रेटरी की बड़ा अहम भूमिका रहती है। तो उस समय तो जो केंद्रीय नेतृत्व ने ठीक समझा वो सब ठीक हो गया। लेकिन अब आज की स्थिति में योगी जी फुल फ्रेश आए हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें, मुझे लगता है कि बहुत सारा ऑपरेशन उत्तर प्रदेश सरकार में और संगठन में होगा जो आगे वाले दिनों में देखने को मिलेगा। बिल्कुल। आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगी। हम युवा नेताओं को लेकर बात कर रहे हैं तो वाकई में बीजेपी इस बार कुछ अलग ही करके दिखाना चाह रही है। फिर जिस तरह से सुनील जी ने बताया, हम उत्तराखंड की भी बात कर रहे थे, हम अभी उत्तर प्रदेश की भी बात कर रहे हैं। डिप्टी सीएम को लेकर बात कर लें, दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक। अगर दिनेश शर्मा को लेकर हम बात करें और या फिर हम पदभार को लेकर बात करें, किस तरह से इनको हम समझ सकते हैं? क्या बोला आपने लास्ट में? पदभार। देखिए, ये प्रोरोगेटिव होता है चीफ मिनिस्टर का अपनी टीम फॉर्म करने का। और जब ऊपर से डायरेक्शन है, क्योंकि बीजेपी में एक संगठन है, हम विश्व के सबसे बड़े संगठन के रूप में आज खड़े हैं, तो हमारे यहाँ एक हियरार्की है जहाँ पर ये सारी चीज़ें थ्रेडबेयर डिस्कस की जाती हैं। और उन्हीं सब के कारण थोड़ी सी डिले हुई, लास्ट मिनट तक नहीं अनाउंस हो रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ देखिए, हमने इस पर्टिकुलर टीम में यूपी के ही नहीं, इवन उत्तराखंड में और गोवा में भी और मणिपुर में भी हमने नए चेहरों को, महिलाओं को आगे लाने का काम किया है। और हमें उम्मीद है कि ये यंग टर्क जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है, ये अच्छा करेंगी और प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाने में भरपूर योगदान करेंगे। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि पिछली बार हम 5 साल के लिए थे यूपी में, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की एक नींव रखने की तैयारी हुई थी। अब उसको मूर्त रूप देने का काम करना है। तो अभी काम बहुत है, लॉन्ग माइल टू कवर। ऐसा नहीं है कि मतलब हो गया सब कुछ और सब कुछ अच्छा हो गया। और अब इस तरीके का ट्रेंड बन जाएगा हिंदुस्तान में कि जो भी पार्टी का आदमी हो, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जब तक वो डिलीवर नहीं करेगा, जनता उसको दोबारा सत्ता में लौटने नहीं देगी। ये मापदंड तो हम लोगों ने, देखिए, हम 4 बार रिपीट हुए बिहार में, हम 4 बार रिपीट हुए नीतीश के नेतृत्व में, और 4 बार हम रिपीट हुए गुजरात में। 3 टर्म तो मोदी जी थे, उसके बाद दूसरे टर्म दूसरे आए, और हम रिपीट हुए मध्य प्रदेश में भी, फिर हम यहाँ अभी के 4 राज्यों में रिपीट हुए हैं। इसका मतलब लोगों के बीच में हमारे काम के प्रति लोगों को विश्वास है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। जिस तरीके का वातावरण हमने वहाँ बनाया है सौहार्दपूर्ण, और एक लोगों को रिलीफ दिया है, विश्वास मानिए। हम बहुत जगह गांव में, गुरबे में गए, लोगों के अंदर मोदी जी के प्रति विश्वास है, उनको वोट देने का पहले से तय हो गया था। कोई उसको हिला नहीं सकता, चाहे आप कितनी भी नोट बांट लो या कितने भी आप कोई और प्रलोभन दे दो या किसी तरीके का आप और भी कोई मतलब रैलियां कर लो, उस सबको मालूम है ये सब भीड़ जुटाने वाली कवायद होती है। इसके पीछे बहुत से कारण होते हैं जिस कारण ये भीड़ जुट जाती है। अब आप देखिए, माननीय सोनिया गांधी, ये प्रियंका गांधी जी के रैली में कितनी भीड़ थी। बिल्कुल, हमारे किसी रैली से उनकी भीड़ में कम नहीं थी रैली, और वो मात्र 2 सीट पर रहेंगे। वो 2 सीट में भी उनका योगदान कुछ नहीं है। अखिलेश यादव भी कह चुके हैं, भीड़ होने का मतलब ये नहीं कि वोट पूरे के पूरे आ जाएं। ये बात अखिलेश यादव से पहले मैं आपको याद दिला दूं, मैं तो उस समय कॉलेज में पढ़ता था। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद कहा था अपनी सभाओं के लिए कि मेरी सभा में जितने लोग मेरा भाषण सुनने आते हैं वो सब मुझे वोट नहीं देते हैं।
ये उनके अल्फाज मैंने नहीं, सुने कोमल थे। का ये कहना है कि जब वोटिंग खत्म हो जाती है 7वें चरण की और अखिलेश जी जब मीडिया को संबोधित करते हैं तो वो भी कहीं न कहीं सशंकित थे। बिल्कुल। उन्होंने ये बड़ा स्वीकार किया कि जो भीड़ आई है जरूरी नहीं है कि वो वोट में तब्दील हो। कभी कभी बड़े नेता को देखने और सुनने के लिए लोग आते हैं, तो भीड़ बीजेपी की रैलियों में बहुत ज्यादा नहीं हुई। बात की जाए तो अन्य चरणों की बात की जाए तो बहुत ज्यादा उस मुकाबले अखिलेश यादव में ज्यादा थी, दिखाई दे। लेकिन फिर भी वो सशंकित थे और ये चीजें निकाल ली मीडिया के सामने, ये बोल भी गए थे कि भीड़ आने का मतलब नहीं है कि वोट मिल जाना। बिल्कुल, आभास तो हो ही जाता है कहीं ना कहीं। चलिए सुधा जी, आपके पास आऊंगी। बीजेपी की तरफ से फिर से एक शुरुआत की जा रही है और जनता का पूरा समर्थन भी मिला है। कांग्रेस की तरफ से लगातार एक मुद्दा रहा है हमेशा, और वो मुद्दा क्या अभी भी आगे रहेगा? क्योंकि लगातार बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस की तरफ से कई सारी चीजें कही गई। फिलहाल आज कई सारे ऐसे वादे जिनको पूरा करने के लिए आज 2.0 की शुरुआत हो गई है। अब क्या कहिएगा, कौन कौन से मुद्दे रहेंगे अब आपके पास? जी, मुद्दे मैं तो चाहती हूँ कि मुद्दे खत्म हो जाएं। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि मैं चाहती हूँ कि मुद्दे न रहें, और आप जानती हो कि अगर विकास किया जाएगा तो मुद्दे नहीं रहेंगे। आज जब मैं 52 लोगों की लिस्ट में देख रही हूँ, 5 महिलाओं के नाम देखे मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि भागीदारी जितनी ज्यादा हो सकती है महिलाओं की होनी चाहिए। बेबी रानी मौर्य जी का नाम देखा मैंने, उसमें गुलाब देवी जी का नाम देखा, उसमें हमारी शायद रजनी तिवारी जी का नाम है, विजयलक्ष्मी गौतम जी का नाम है, एक नाम और है शायद प्रतिभा शुक्ला जी का नाम है। इन लोगों का नाम देख मुझे बहुत, जो कहते हैं ना कि अंदर से जो खुशी होती है। हम जिस बात को बार बार कह रहे थे कि संख्या बढ़नी चाहिए, संख्या बढ़नी चाहिए, उनको आना चाहिए, तो वो 52 में 5 तो मैंने देखा, और मैं उम्मीद करूंगी कि ये संख्या आगे जब विस्तार होगा तो जरूर बढ़ेगी। और जहां तक भी भाई कह रहे थे भाजपा के प्रवक्ता की भीड़ की बात, कवायद, तो आप स्वयं मानते हो कि भीड़ कैसे जुटाई जाती है। तो भीड़ों की तो मैं कभी भी उसके पक्ष में नहीं रही हूँ, क्योंकि जब मैं भी जब छोटी थी तो जरूरी नहीं था कि मैं उस पार्टी के लोगों को चाहती हूँ या नहीं चाहती, या मैं वोट दूंगी कि नहीं दूंगी। हम उस जगह जाते थे, ये सबको मालूम है। लेकिन जब हम जीत जाते हैं तो हमें हर चीज के बारे में समझ आ जाता है। जब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं आया था, सभी लोग डरे हुए थे कि पता नहीं क्या है, और कई बार आप देखेंगे बहुत से लोगों के संबोधन भी बदले। चूंकि जनादेश आ चुका है, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। भीड़ कैसे आती है, क्यों आती है, कितनी आती है, इसका कोई मतलब नहीं है। क्या जनादेश है और हम क्या कर रहे हैं और कितना क्या होना चाहिए, मैं इस पे बात करूंगी। और मेरी जो उम्मीदें हैं, युवा चेहरे दिख रहे हैं, महिलाओं के 5 नाम दिखे मुझे, और मैं जरूर चाहूंगी कि अब राजनीति की जो शुचिता जरूरी है, जो नैतिकता जरूरी है, हम राजनीति किसी को हराने के लिए नहीं, बल्कि अपने उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अगर करें तो शायद हमारे प्रदेश के लिए जो हम स्वप्न लेके, सारी पार्टियां जो स्वप्न देखती हैं कि विकास के पथ पे हमारा प्रदेश आगे बढ़े, हम चाहते हैं कि भारत में प्रदेश उस स्तर पे पहुंचे, तो वो मैं चाहूंगी, मैं उम्मीद करूंगी कि हमारे उस स्वप्न को, हमारे उस चीज को पक्ष में जो सरकार है वो करेगी, और अगर नहीं करेगी तो विपक्ष में हम लोग उसको बोलने के लिए जरूर तैयार रहेंगे, और मुद्दे जो हैं वो पूरे होने चाहिए। सुधा जी, मुद्दे खत्म हो जाएंगे तो फिर आपका क्या होगा? फिर विपक्षी दलों का क्या होगा? सुनिए, मैंने कहा राजनीति की कांग्रेस मुक्त भारत की, मेरी बात सुनिए सर। बोलने से पहले मुद्दों का मतलब जनता की जरूरतों की जो जरूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए। मुद्दा फिर अगर कुछ आप छोड़ेंगे तो हम बताएंगे मुद्दा, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं अभी जो मुद्दों की बात करी, बेरोजगारी की, विकास की, आपको इस पे तो नहीं बोलना चाहिए था। हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसका प्रश्न छोड़ दीजिए, लेकिन जो जनता ने जिस जनादेश को आपको, सुधा जी नहीं, पहले मेरी बात पूरी हो जाए, मैं आपकी बात पे सुन लूंगी। जनादेश जिस वजह से आपको मिली है उसको आप पूरा करें। मैंने उस बात को किया कि काश वो सारे मुद्दे जो हमने उठाए थे आप उसको पूरे कर पाए, इसकी उम्मीद हमें रहेगी। आगे आप बोलिए। नहीं सुधा जी, मैं सुनील कौशिक बोल रहा हूँ। मैं लौटूंगी। ये सुधा मिश्रा जी से पूछना चाह रहा था कि मुद्दे कभी खत्म नहीं होते। समस्याएं खत्म तो हो सकती हैं धीरे धीरे करके, लेकिन मुद्दे क्रिएट करना विपक्ष का काम है। यदि मुद्दे खत्म हो जाएंगे तो विपक्ष की भूमिका खत्म हो जाएगी। और कभी आज तक मुझे नहीं लगता कि देश के इतिहास में कभी ऐसे कोई सरकार रही हो जिसने राम राज्य लाने का प्रयास किया हो और राम राज्य आ गया हो। तमाम गलतियां सरकार से होती हैं, उन सरकार को आईना दिखाने का काम विपक्ष का रहता है। चाहे योगी जी कितना भी अच्छा काम कर लें, कहीं ना कहीं फिर भी गलतियां होंगी, और उन गलतियों का में चीजें ढूंढना विपक्ष का काम है। और कभी कभी क्या होता है सुधा जी, मैं आऊंगी, आपके पास आऊंगी। इस बीच हम आलोक जी की भी एक टिप्पणी ले लेते हैं। देखिए सुधा जी, अगर इस पूरे कवायद में किसी पार्टी को सबसे ज्यादा चोट पहुंची है तो वो है कांग्रेस को। और अभी आपने कहा कि आप चाहती हैं कि कोई मुद्दे ही ना रहें, तो हम तो वैसे ही चाह रहे हैं शुरू से कांग्रेस मुक्त भारत, तो आप उसी की ओर अग्रसर होती दिखाई दे रही हैं। आप कांग्रेस, अब मुझे बोलने दीजिए प्लीज। आप युक्त हो रहे हैं। नहीं, मुझे प्लीज बोलने दीजिए, मैं आपकी सुनूंगा।
आप मुझे जरा कंप्लीट करने सुधा जी, दीजिए। मैं आ रही हूँ आपके पास, एक बार हम पूरी बात सुन लेते हैं, फिर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक स्वतंत्र स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जितना मजबूत सत्ता पक्ष होना चाहिए उतना ही मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। नहीं तो लोकतंत्र डगमगा जाता है और जो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड में चला जाता है। सत्ता पक्ष मनमानी करने लगता है। हाँ। बिल्कुल, कोई भी हो। और इसके लिए आपका रोल होता है, आपका मतलब विपक्ष का, टू एक्सपोज, डिपोज एंड देन प्रपोज। तो इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए बहुत सड़कों पे जूझना पड़ता है, जिसकी कमी है कांग्रेस में। ये एयर कंडीशन कमरे से पहली बार हमने देखा कि इतना दौड़ी प्रियंका गांधी वाड्रा। और ये राजशाही में जो आप लोग लिपटे हुए हैं पिछले 5 पुश्तों से, उस राजशाही से बाहर आइए, तभी नहीं तो राइटिंग इज ऑन द वॉल। आपके वोट बैंक को आपका केजरीवाल खाता चला जाएगा और आप सिमटती चली जाएंगी। हम तो चाहते हैं, पंजाब उदाहरण है, डॉक्टर पंजाब उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। हम तो चाहते हैं कि आप मजबूत बने। हमें तो कोई कद्दावर नेता से मैच खेलने में मजा आता है। कैसे आलोक जी नहीं बन रहे? एक सुधा जी की भी सुन लेते जब हैं। वहां चंडीगढ़ में आपके पक्ष में फैसला आया और कांग्रेस ने पीछे के दरवाजे से मेयर उप मेयर आपका बनवा दिया, तो और कांग्रेस से आप कितना पक्ष चाहते हो? आप ये बताइए। सुधा जी बोलिए। आपको रोकने के लिए यदि कांग्रेस आपको सत्ता में ले आती है चंडीगढ़ में, तो ये तो मुझे लगता है कि और अच्छी बात है। सुनील भाई, जब हम बातें करते हैं तो बात को कहने के अभिव्यक्ति के 3 तरीके होते हैं, अभिधा, लक्षण और व्यंजना। मैंने जिन मुद्दों की बात की थी, मैं जानती हूं कि जिन मुद्दों को लेकर आपने चुनाव जीता है, बहुत बहुमत जो मिली हुई है, मुझे पता है आप उस पर काम नहीं करने वाले हैं। तो जब बात कही जा रही हो तो उस बात के मायने क्या है कहने के, अभिधा, लक्षण, व्यंजना में से कौन सी किस तरह बात की गई है, इसको पकड़ना ही पक्ष के लोगों का बहुत बड़ा हाथ ज्ञान होना चाहिए कि हम बात किस आधार पे कही जा रही है। जहां तक आपने कहा विपक्ष की भूमिका, हमें बखूबी पता है कि विपक्ष की भूमिका क्या होती है, और हम जो हार की वजह है उसको पूर्णतः ढूंढ के, हम हार के उसी स्थान पे रहने वाले नहीं है, क्योंकि सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, एक हार और एक जीत। आप जीते हुए हैं, हम हारे हुए हैं, हम ये बात को मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जीतने वाले के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन जो हार के फिर जीतता है ना, उसके पास, क्योंकि हम जब लड़ाई में शामिल हुए हैं, अभी हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो हमें पता है कि हमें सिर्फ जीतना है। तो ये सब कहने से पहले आप ये सोचिए कि जब बातों को कही जाती है, मैं जानती हूँ कि जिन मुद्दों की बात हम लोग लड़ाई कर रहे थे, जनता तक वोट कन्वर्ट नहीं कर पाए, लेकिन आप जानते हैं जिन बातों को हमने उठाया, जो बातें हम कह रहे हैं आपसे, वो अभी भी उसकी दिक्कतें हैं और आपको करना पड़ेगा, करना चाहिए। नहीं करेंगे तो हम लोग हैं ही हैं, और करना पड़ेगा। व्यवस्था होगी आपकी, हम उतना आपको विवश करेंगे, क्योंकि जिस लॉ एंड ऑर्डर की आप बात करते हैं, जिस विकास की आप बात करते हैं, जिस रोजगार की आप बात करते हैं, वो कहीं भी जमीन पे है नहीं। जनता वोट क्यों दे रही है, ये एक और कारण है, उस पर मैं बहस नहीं करना चाहती हूँ। क्या कारण लग रहा है जनता क्यों वोट कर रही है? मेरे ख्याल से आज की जनता इतना समझती है कि उसका विकास कौन करेगा। जनता ये तो जानती है मेरे ख्याल से। आप जानती हैं कि हमारे वोट देने की परसेंटाइल कम हुए हैं, तो उस पर तो अभी चर्चा हम नहीं कर सकते। आज का दिन बहुत शुभ है हमारे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। एक नई सरकार गठन हो रहा है, अच्छे चेहरे, नए चेहरे आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कार्य बहुत बेहतर करेंगे, क्योंकि जिस तरह से मंत्रिमंडल के चेहरों को मैं देख रही हूँ, मुझे उम्मीद होगी, और मैं चाहती हूँ, मैं सच में इसको हृदय से चाहती हूँ कि हमारे जो सरकार, राज्य सरकार जो बन रही है, वो बेहतर कार्य करे, रोजगार दिलवाए, विद्यार्थियों को रोजगार माने पे डंडे न मिले, उनको सच में वैकेंसी, सारी परीक्षाएं वक्त का अभाव है, फाइनल कमेंट्स ले लेते हैं। सुनील जी, आपसे शुरुआत करते हैं। नहीं, बिल्कुल, मुझे लगता है कि नई सरकार बनी है, तमाम अपेक्षाएं उत्तर प्रदेश की जनता को हैं, तमाम ऐसे वायदे मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के समय किए थे। मुझे लगता है कि कुछ 2-4-5 मुद्दे ऐसे थे कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में योगी जी को वो लाने चाहिए थे। सरकार को ये संदेश देने का काम करना चाहिए, जैसे उत्तराखंड की सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में ला करके जहां कमेटी गठित की है। मुझे लगता है तमाम ऐसे हैं, जैसे निःशुल्क अनाज वितरण को आगे बढ़ाया जाएगा, कब तक बढ़ाया जाएगा, लोकसभा तक बढ़ाया जाएगा, तो ये भी सबसे पहले मुझे लगता है पास करना पड़ेगा। विभिन्न सामाजिक जो पेंशन की बात की थी बढ़ाने के लिए, चाहे विकलांग का हो, चाहे वृद्धा का हो, या अन्य पेंशन रही हो सामाजिक, उनको बढ़ाने की बात योगी जी ने की थी। मुझे लगता है कि पहला डिसीजन सबसे पहले वहाँ होना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने छुट्टा जानवरों के लिए बोला था, छुट्टा जानवरों की क्या समस्या का समाधान करेंगे, ये पहली कैबिनेट में होना चाहिए था। और सबसे महत्वपूर्ण था गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान करने का वायदा प्रधानमंत्री जी ने और योगी जी ने दोनों ने कई मंचों पर किया। इसकी क्या रोड मैप तैयार करेगी सरकार, ये मुझे लगता है कि पहली कैबिनेट में सब कुछ होगा। आलोक जी, आपका फाइनल कमेंट। देखिए सुनील जी,
अभी तो कैबिनेट की मीटिंग हुई नहीं है। आपने कहा कि इस कैबिनेट में हो जाना चाहिए था। नहीं, मैं नहीं कहा, होना चाहिए। जो होगा, कैबिनेट की मीटिंग होगा। हाँ, आप विश्वास मानिए, जो भी त्वरित मुद्दे हैं उसको पहला कैबिनेट में ही पास कर दिया जाएगा। जो आपने चीजें गिनाई हैं वो जहन में है हमारे, बिल्कुल सकारात्मक चीजें हैं और सही चीजें आपने पॉइंट आउट की है। तो हम पहली मीटिंग में इन चीजों पर त्वरित कार्रवाई करेंगे, लेकिन थोड़ा सा तो समय दीजिए। अभी तो पूत के पांव पालने में जमे हैं। आई थिंक 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और अभी 24 घंटे होने दीजिए, आपको खुद ये चीजें बाहर अरे निकल के सारे आएंगी। सब लोग दिग्गज हैं बस साहब। आलोक जी पूरा 5 साल का अनुभव है। अब तो आप बच्चा मान रहे हैं कि नहीं, पूछ के नहीं, बच्चा इन द सेंस कवायद जो है। और ये रही बात बहुत फेरबदल की सेक्रेटरीज में और आईएएस और आईपीएस में, नहीं, पुरानी टीम ही आगे आई है तो बहुतों के बारे में पूरी नॉलेज है। हाँ, जो इस बीच में कुछ उछल कूद रहे थे उनको जरूर ठंडा दिया जाएगा, ये जरूर होगा, लेकिन बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं होगा। सुधा जी, आपका फाइनल कमेंट। जी बिल्कुल, मैं बस एक और चीज चाहूंगी, उम्मीद करना चाहूंगी अपने जो भी साथी हैं, जो भी प्रवक्ता किसी पार्टी के हों, इस बार जो हमने माहौल क्रिएट किया, ये अभी आपने कहा ठंडा कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, कम से कम हम जिस जगह जब जनता को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें इस भाषा का प्रयोग करने से बचना चाहिए। और सरकार से हमें जो उम्मीदें हैं, मैं चाहती हूँ कि वो सारी उम्मीदें जरूर पूरा हों और कम से कम भाषिक रूप से हम इतने समृद्ध हों कि जनता के सामने जब कोई शब्द रखें तो जनता उसको उपयोग करने में कम से कम शर्माए ना, उसको न लगे क्या प्रयोग किया गया। मैं ये जरूर उम्मीद करना चाहूंगी। चलिए, बोलिए आलोक जी। देखिए मैडम सुधा मिश्रा, जो मवाली हैं, गुंडे हैं, माफिया हैं, बुलडोजर की भाषा उन्हीं के लिए हम प्रयोग करते हैं, हम आम आदमी के लिए नहीं प्रयोग करते हैं। और जिन ऑफिसर्स ने उल्टे सीधे काम किए हैं उन्हीं को ठंडा करने की बात कर रही हैं। आम आवाम के साथ हम बराबर नतमस्तक रहते हैं और हाथ जोड़कर ही बात करते हैं, लेकिन आज बुलडोजर सिंबल बन गया है। देखिए, एक अच्छे माहौल का ये एक डर, खुद माफिया लोग हाथ उठा के सरेंडर कर रहे हैं कि प्लीज हमको जेल में डाल दो, हम अब आगे ये सब काम नहीं करने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, ये कांग्रेस रेजिम नहीं है जहाँ लूट खसोट और स्कैम की झड़ी लगी हुई थी। प्लीज भाई 5 सालों में आज हमको याद आया था जो 10 दिन I don't से agree with ऐसी your बात views. करते हैं चलिए आप लोग। ठीक, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो ये योगी सरकार 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने शपथ ले लिया और सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की कमान जब संभालेंगे तो काफी सारे और बदलाव और ये भी हो सकता है और ज्यादा सख्ती देखने को मिले, क्योंकि सुधार के लिए वाकई में सख्ती की जरूरत होती है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।